हेलो गाइस। आज हमारे सेट पे आए हैं देवदत्त सर, जिनके बिना अंबाला की जर्नलिज्म अधूरी है। तो आपको मिलाते हैं। वेलकम सर हमारे सेट पे। धन्यवाद। तो बहुत मुश्किल से आपका समय मिला हमें, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मतलब समय देने के लिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहता था कि आपने अपना सफ़र कहाँ से शुरू किया और अभी आप कहाँ पहुँचे हैं, और आगे आपके क्या शेड्यूल्स हैं, क्या प्लान्स हैं। बारी बारी से पूछूंगा आपसे मैं, और मैं ये चाहूँगा कि आप अपना जितना भी एक्सपीरियंस है ना हमारे साथ शेयर करें। मैं अंबाला के सभी लोगों तक आपका एक्सपीरियंस पहुंचाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि मैं अभी तक हमने लोगों का इंटरव्यू लिया है। हाँ जी। आज मुझे बड़ा अजीब महसूस हो रहा है कि मुझे इंटरव्यू देना पड़ रहा है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जो बिल्कुल सही है वो बात लोगों तक पहुंचाई जा सके, या मैं आप सबको बता पाऊं। देखिए, मेरी फैमिली बैकग्राउंड, एक पारिवारिक जो बैकग्राउंड रही है वो खेती बाड़ी वाले परिवार से संबंधित रही है। मेरे पूजनीय पिताजी स्वर्गीय सतपाल शर्मा जी जो है मिलिट्री फार्म में अधिकारी थे, और अंबाला कैंट में। अंबाला कैंट। तो उनके कारण से मैं ऑल इंडिया लगभग घूमा हूँ उनके साथ। हाँ जी। 10वीं तक मैंने पढ़ाई नज़दीकी गांव है रानी माजरा, ठीक है। वहाँ से की, और 10वीं के बाद मैं अपने पिताजी के पास चला गया था। ठीक है। तो मेरी जो ज़्यादातर पढ़ाई है वो आगरा और बीकानेर से हुई है, और मैंने एग्रीकल्चर से ही पढ़ाई की है। हाँ जी। बीएससी में कंप्लीट नहीं कर पाया था, कुछ पारिवारिक कारण रह गए थे। एग्रीकल्चर से आपने पढ़ाई की और अभी आप जर्नलिज्म में हैं। हाँ, तो कैसे जर्नी? मैं वही बात करना चाहता हूँ। जब मैं आगरा में था तो मेरे एक गुरु बने फोटोग्राफी के। ठीक है। पापा ने मुझे बर्थडे पे कैमरा दिया था, तो मैंने अपना एक गुरु बनाया, ऋषि एंड कंपनी। ठीक है। के नाम से ऋषि जी थे वहाँ पे आगरा में, जिन्हें ताज की फोटोग्राफी में महारत हासिल थी। ओके। और कहा जाता था कि अगर वो किसी दुल्हन की विदाई की फोटोग्राफ कर दें तो वो एल्बम में रुला देते थे आदमी को, इतनी महारत थी उनकी। तो मैंने उनको गुरु बनाया और फोटोग्राफी सीखी। ठीक है। जब मेरे गुरु ने मुझे सिखाया तो उन्होंने कहा कि देवदत्त तू इसको प्रोफेशनल बना लेगा, अपना प्रोफेशनल बनाएगा। ठीक। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, मैं अपना और काम करूंगा। मेरी तमन्ना थी कि मैं मिलिट्री फार्म में ही अधिकारी बनूं जी। उसी कारण से मैंने पढ़ाई एग्रीकल्चर से की थी। ठीक है। कुछ परिस्थितियां ऐसी रही कि फॉर्म बंद होने की स्थिति आ गई जी। फॉर्म बंद हो गया। कुछ दिन मैंने काम किया भी है जी। लेकिन मैं ज़्यादा उसको कंटिन्यू कर नहीं पाया। ठीक है। तो उसके बाद हरियाणा में अमर उजाला अखबार की लॉन्चिंग हाँ होती जी। है। हाँ जी। जब वो लॉन्चिंग हुई तो मेरे जो गुरु थे उनका फ़ोन आया ठीक है कि वहाँ लॉन्चिंग हो रही है तो उसमें ट्राई कर, और अच्छा ऑप्शन है। उधर यहाँ पे अंबाला में भी मेरे अच्छे पूजनीय हैं श्री सतीश सांडा जी। जी। उन्होंने, और यहाँ पे जो अमर उजाला के इंचार्ज आए थे अनुराग अग्रवाल जी, उन्होंने मुझे कहा कि भैया तू काम कर ले। मैंने अमर उजाला से फोटोग्राफी पत्रकारिता। ये कौन से ईयर की बात है? आई थिंक 98 की बात है। 98 की। ठीक है। तो मैंने तब से शुरुआत की थी, और उसके साथ साथ फोटोग्राफी करते हुए आप ये समझिए कि पत्रकारिता लाइन ऐसी है कि आप एक जगह फिक्स नहीं रह सकते, बिल्कुल आगे आगे चलता रहता है आदमी। अमर उजाला के बाद दैनिक जागरण, हरिभूमि, नई दुनिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द ट्रिब्यून, दैनिक ट्रिब्यून, पंजाब केसरी। बेसिकली कुछ बचा नहीं है, लगभग सारे कवर हो गए। हाँ, कवर हो गए, लेकिन सबसे ज्यादा जो मेरी सेवाएं हैं वो पंजाब केसरी। पंजाब केसरी अभी भी आप उसी के साथ? और उसी में निखार आया मेरी पत्रकारिता के क्षेत्र में। पंजाब केसरी ने मुझे जितना सहयोग दिया और जितना उसने उठाया है, जो नाम दिया है, मुझे लगता है कि शायद पंजाब केसरी से ज्यादा मुझे कहीं। सर जैसे अभी हमें कहीं जाने का मौका मिलता है जी, कहीं पे भी जाते हैं, तो जर्नलिज्म की बात आती है तो आपका नाम सबसे ऊपर रहता है अम्बाला में। वो देखिए, वो मैं इस बारे में तो क्या कहूँगा, अपने आप बढ़ाई करने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। पत्रकारिता क्षेत्र में एक से एक दिग्गज पड़े हैं, हर आदमी अपना काम करता है, और मैं समझता हूँ मुझे मेरे नाम से नहीं मेरे काम से जाना जाए। अब आपको मैं इतना कह सकता हूँ कि पंजाब केसरी पेपर क्योंकि अंबाला में छपता था जी,
अब तो बंद है यहाँ से, जी। कोरोना के बाद बिल्कुल ही डेस्क जलंधर बंद चला है, गया। जी, जी। तो उसका मुझे बहुत फायदा मिला। उसका फायदा ये मिला कि सुबह 7 बजे से लेकर के और अगले दिन सुबह 3 बजे तक मैं वर्किंग पे रहता था। सर बंद होने का क्या कारण था? वो कुछ ऑफिशियल है, उस ऑफिशियल, बारे में बात करना हमारा तो नहीं बनता, ठीक है। लेकिन वो तकनीकी कारणों से बंद हो गया वो। तो उसका मुझे जब तक यहाँ रही प्रेस, मुझे माननीय श्री अविनाश चोपड़ा जी हो गए, उनका इतना अधिकार था, मतलब मुझे दिया हुआ कि देवदत्त तो जिस मर्जी टाइम न्यूज लिया और जी। छपवा। ओके। आप ये देखिए, कई ऐसी घटनाएं हुई देर रात्रि में, चाहे वो क्राइम से संबंधित थी या कोई दुर्घटना थी, तो वो सिर्फ पंजाब केसरी में ही छपती थी। जी। उसका कारण ये था, रात को 2 बजे घटना हुई तो देवदत्त ही ऑनलाइन होता था। सर एक आपका नाम मिलिट्री के साथ भी जोड़ा जाता है। उससे मिलिट्री में यह है कि मिलिट्री में मैंने खुद सेवाएं दी हैं। जी। करीब 2.5 साल मैं 36 सेक्टर में रहा हूँ, जी। मीनागुड़ी रहा हूँ, जी। और इम्ट्राट आर्मी के साथ अटैच रहा हूँ। हाँ जी। तो उस कारण से मेरा आर्मी के साथ लगाव रहा है। ठीक है। उसका बेनिफिट मुझे यहाँ भी मिला जब मैं अम्बाला में ज्वाइन किया फोटोग्राफी में, जी। पत्रकारिता में। तो आर्मी के जितने जवान अधिकारी थे, जी। उन अधिकारियों से मेरी अच्छी बातचीत रही, जी। और उन्होंने मुझे सहयोगी सम्मान, जी। सेना सहयोगी सम्मान दिया। उसके लिए मुझे सम्मानित भी किया उन्होंने। और मैं कोशिश करूंगा, मेरे पास एक याददाश्त फोटो है, अगर मैं दिखा पाया, कर्नल श्रीवास्तव यहाँ थे, जी। जी। तो उन्होंने मुझे सम्मानित किया था। हम स्क्रीन पे अभी दिखा देते हैं फोटो। तो ये यादें हैं जुड़ी हुई जी। और मैं समझता हूँ ये मेरी कमाई है। बिल्कुल जी। सर अभी आपने मतलब सोशल भी किया है, मतलब सोशल वेलफेयर भी किया है, तो वुमेन्स एम्पावरमेंट के बारे में आपको क्या लगा कि मुझे ये भी करना चाहिए साथ में? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने जो बैकग्राउंड रही है वो गांव से संबंधित रही है। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, खासतौर पर महिला को लेकर के। हाँ जी। महिला की स्थिति ग्रामीण क्षेत्र में तो कम से कम बहुत एक डाउन लेवल पे है, डाउन लेवल है। आज भी देखने में आती है। जी। बदल रहा है परिस्थिति, लेकिन जी। ओवरऑल तो उस वक्त भ्रूण हत्या को लेकर के जी। काफी ज्यादा काम हो रहा था। बिल्कुल। उसमें मुझे जैसे ही मेरा कोई सूत्र या मतलब, हम क्योंकि पत्रकारिता की लाइन में थे, जी। तो मुझे कोई बंदा बता देता था कि यहाँ पे ये काम हो रहा है, जी। ये भ्रूण हत्या में इन्वॉल्व है, तो मेरी कोशिश हर हालत में ये होती थी कि हायर अथॉरिटी तक पहुंचा करके उस काम को बंद कराया जाए। तो सर ये किस न्यूज़पेपर ने आपको सपोर्ट किया ज़्यादा, पंजाब केसरी ने? हाँ, उस वक्त मैं ट्रिब्यून में और पंजाब केसरी दोनों में इकट्ठा काम कर रहा था। ठीक है। तो धड़ाधड़ छापे पड़े। बिल्कुल। तो अभी तो सर हॉस्पिटल्स में वो लगा भी होता है ना कि जी, सेक्स, उसमें आप ये मान सकते हो कि हम लोगों की खास भूमिका रही ये बड़े बड़े बोर्ड लगवाने में। तो अंबाला में ये शुरू करने के जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह सकता हूँ हाँ कि उस जो हमने मुद्दा उठाया, सरकार तक पहुंचाया और अधिकारियों तक पहुंचाया, अधिकारियों ने बहुत मेहनत की उसको पकड़ने में, और उसका बहुत असर हुआ कि अंबाला में जो रेशो है आप महिला और पुरुष की, वो बहुत कम है। जी जी जी। मतलब अंतराल बहुत कम है और जिलों की उपेक्षा, डिफरेंस कम है जी। हाँ, इसमें सभी का सामूहिक प्रयास है, तो उसमें थोड़ा सा सहयोग मेरा। बिल्कुल सर। अभी तक की आपकी ये जर्नी रही, कोई बचपन की कुछ बातें? बचपन की ये है कि मैंने जैसे आपको बताया कि मैं ग्रामीण बैकग्राउंड से हूँ। मेरा परिवार एक इधर, देखो मैं अपने पाठकों से दर्शकों से पहले कहना चाहूंगा कि इसको अदरवाइज मत लेना, मुझे किसी पार्टी विशेष के साथ मत जोड़ना। मेरा परिवार कैसे था मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं, और आज मेरी स्थिति क्या है, मैं आज एक जर्नलिस्ट, किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं हूं, मेरे लिए सब बराबर है। मेरी जो बैकग्राउंड है वो कांग्रेसी परिवार से है। मेरे दादाजी स्वर्गीय पंडित हंसराज शर्मा जी बहुत ही किसी परिचय के मोहताज नहीं है वो। मेरे परिवार के जितने सदस्य गए आज जो स्वर्ग में हैं, वो कांग्रेसी झंडे में लिपट के गए। एक कांग्रेसी बैकग्राउंड से हूं मैं। जहां तक मैं दर्शकों से साझा करने की बात करूंगा तो अपनी 2 बचपन की याददाश्त
मैं मुख्य रूप से कहना चाहूँगा, आज तो फेसबुक का ज़माना है, ट्विटर का ज़माना है, आज तो सबूत मिल जाता है, उस वक्त का सबूत मेरे पास नहीं है। पहला तो ये कि जो गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस जी, जिनको कहा जाता है कि वो एक प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी, अगर मेरे दिल से पूछा जाए तो उनकी डेथ नहीं हुई थी। मुझे श्रेय प्राप्त है कि मैंने उनकी सेवा की है, और वो, आप जहां तक मैं जानता हूं, वो एक बहुत छोटे कद के व्यक्ति थे, और एक बंगाली थैला उनके लटका होता था, और उसके अंदर क्या है ये हमें उत्सुकता रहती थी देखने की। बच्चे थे हम, मेरी उम्र करीब 7 या 8 साल होगी, तो हमने उनको देखा। कौन से ईयर की बात है ये? जहां तक मैं समझता हूँ ये 77-78 की बात है। 77 और सर उनकी डेथ कब इन्होंने, मतलब देखिए, डेथ के विषय में तो आज भी कंफर्म नहीं है। मतलब इन्होंने एक आर्टिकल डाला था न्यूज़पेपर में कि प्लेन क्रैश हो गया जी। वो कौन सा ईयर? नहीं, देखिए, अगर मैं सही हूं, मैं किसी सरकार से के वक्तव्य को झूठ नहीं कह रहा, मैं किसी बात को झूठ नहीं कह रहा, लेकिन मैं अपनी बात कहने का हकदार हूं, मैं अपनी बात कह रहा हूं, और उस नाते से मैं कह सकता हूं कि जो गुमनामी बाबा थे, वो गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे, और उनकी सेवा करने का हमें अधिकार मिला था, और हमने उनकी सेवा की। वो जैसे भगवान श्री राम वनवास के दौरान कभी गांव में नहीं गए, इसी प्रकार वो गांव में नहीं जाते थे, वो हमारे ट्यूबवेल पे ही रुकते थे आकर के। ये अंबाला की ही बात है? ये पटियाला का, उस वक्त पटियाला था, मोहाली है जी। उसका गांव है डेराबस्सी तहसील के अंदर, हंडेसरा, ठीक है जी। वहां से मेरी फैमिली बैकग्राउंड है जी। तो वहां पे हमारे ट्यूबवेल पे हुई वो। सर वो क्या, मतलब क्या करते थे, कुछ ऐसा? देखिए, हम बच्चे थे, हम इतना ज्यादा तो जानते नहीं थे। हमारा काम था उनकी सेवा करना, उनको चाय पिलाना, अच्छा। उनको भोजन देना, उनके, मतलब जो ज्यादा लोग नहीं आते थे। थोड़ा सा सर फेस के बारे में, या कुछ दाढ़ी थी? हाँ, दाढ़ी थी, रखते थे? दाढ़ी थी, चश्मा था, और बाल उनके ऐसे होते थे पीछे, और मतलब वाइट दाढ़ी थी। और वो जो है, जहां तक मुझे पता है, मुख्य रूप से एक व्यक्ति आते थे जीरकपुर साइड से जी, एक बसौली से जैलदार थे, नाम मुझे उनका कंफर्म नहीं है जी, एक बाबा जी। सर उस समय हरियाणा पंजाब एक ही होता था? नहीं, पार्टीशन की बात 65 की बात? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ 77-78 77। हाँ, मैं ये कंफर्म नहीं बता पाऊंगा आपको। आई थिंक शायद नहीं, पंजाब अलग था। हाँ, अलग था। तो उस वक्त जो है ना, ये जो हमें सेवा का मौका मिला उनका, तो वो उन 3 आदमियों से मिलते थे ज्यादातर। अच्छा, उसके अलावा चौथा आदमी मैंने मिलता उनसे नहीं देखा। अब जब हम बड़े हो गए तो मैंने अपने पिताजी से बात की एक दिन, कुदरती बैठे परिवार में बैठे थे हम, तो मैंने बात की कि पापा, वो जो लोग, जो बुजुर्ग आते थे, वो कौन थे? तो मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि बेटा वो थे। और तो मैंने कहा, हमने डिस्क्लोज क्यों नहीं किया इस बात को? बिल्कुल। कह रहे नहीं, ये हमारा एक आपसी समझौता था कि हम उनके बारे में किसी को नहीं बताएंगे। अब उनकी डेथ हो गई है। जो पिताजी ने कहा कि अब हम कहना चाहें तो कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर डेथ कहाँ पे हुई? और यूपी में कोई स्थान है जहां पे उनकी डेथ हुई? और ये बताया जाता है कि कुछ एक संदूक मिला था, उसके अंदर कुछ। देखिए, वहां के बारे में मैंने भी इंटरनेट के माध्यम से ही जाना है, और मैं उस बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जहां तक और बात है परिवार की, तो मुख्य रूप से एक मैं और शेयर करना चाहूंगा जी। मोरारजी देसाई उस वक्त प्रधानमंत्री थे। हाँ जी। श्रीमती इंदिरा गांधी, और ज्ञानी जैल सिंह और बूटा सिंह जी, ये 3 व्यक्ति, इनकी बात बताने जा रहा हूं आपको। हमारे खेत सड़क के ऊपर ही हैं जी, मुख्य सड़क पे हैं। अंबाला से नारायणगढ़ जाओगे आप तो हंडेसरा गांव पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। तो वहां पे मक्का लगाया हुआ था हमने, हम मक्के की तुड़ाई कर रहे थे खेत में, ठीक है, जहाँ पे लेबर लगी हुई थी। तो तभी मैं देखता हूँ एक एम्बेसडर कार रुकती है। सर ये सुभाष चंद्र बोस के बाद की कहानी बता रहे हैं आप, ये उसके, ये पहले की? मतलब ये 77 के बाद की बात है? कंफर्म नहीं बता पाऊंगा मैं, आगे पहले की या बाद की है।
मतलब ये उसके मैं आसपास की है? हाँ, उसके आसपास की है। ठीक है। हाँ, बचपन की यादें बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। तो वो आए और आकर के उन्होंने क्या किया कि कार रोकी, हाँ जी। कार रोक करके बाबा जी से मिले। वो आकर के बाबा जी से मिलके बाबा जी ने मुझे कहा कि आइए, एक काम करो, घर जाओ, दादी को बोलो कि खाने का इंतजाम करें। ठीक है। हमने कहा कि घर चलो, उन्होंने मना कर दिया, नहीं, वो मक्के के ढेर पे ही बैठ गए। ठीक है। बाबा जी आप दादाजी को कहते हैं? हाँ, दादाजी में। ठीक है। स्वर्गीय श्री हंसराज शर्मा जी। ठीक है। तो उन्होंने जो है मुझे कहा कि घर जाओ, रोटी का इंतजाम करो। हाँ, ठीक है जी। मैं घर गया, वहाँ से हमने रोटी बनवाई, लेकर के आया, मक्के के ढेर के ऊपर बैठ करके जो वो 3 महानुभाव आए थे उन तीनों ने रोटी खाई। उनके जाने के बाद मुझे बाबा जी ने बताया कि ये श्रीमती इंदिरा गांधी, अच्छा, ये श्री जैल सिंह जी और ये श्री बूटा सिंह जी। मुझे याद है बूटा सिंह जी कार ड्राइव कर रहे थे उस टाइम। केवल 3 आदमी थे, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई उनके साथ नहीं था, वो 3 आदमी आए थे। ये मेरी बचपन की यादें हैं, उस परिवार से हूं मैं। तो पॉलिटिक्स बैकग्राउंड था जी। और अभी क्या, कैसे देख रहे हैं पॉलिटिक्स को? मतलब उस समय की पॉलिटिक्स और आज की पॉलिटिक्स? बहुत ज्यादा अंतर है। अंतर है। उस वक्त का कार्यकर्ता दिल से जुड़ा हुआ होता था जी। और एक बार जो कह दिया वो हो गया। आज आप कार्यकर्ता पे विश्वास नहीं कर सकते। आज स्थिति यह है कि कोई व्यक्ति किस पार्टी में कब पलटी मार जाएगा आप नहीं कह सकते, और इसका खामियाजा उन परिवारों को भुगतना पड़ा है जो तहे दिल से पार्टी के साथ लगे हुए थे। मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेता, हर पार्टी में यही हाल है, क्योंकि मतलबी लोग हो गए हैं। मतलबी लोग हैं। पहले लोग मतलबी नहीं थे। ये आज की स्थिति है। तो सर, ये जो लॉकडाउन था, लॉकडाउन के बाद कुछ ये न्यूज़ जो भी अभी थी कि हाइपर हो रहे हैं लोग, मतलब न्यूज़ देख के हाइपर हो जाते थे कि कोरोना इतना फैल रहा है, वो रियल था या ये सब पॉलिटिक्स से ही रिलेटेड था? मतलब कुछ रिपोर्ट्स आती थी जैसे 40,000 लोग हुए इन्फेक्टेड, फिर 1 लाख हो गए, बट हम ग्राउंड में देख रहे थे तो मतलब ग्राउंड वैल्यू देख रहे थे। इस विषय में सिर्फ इतना कह सकता हूं कि कोरोना था या नहीं था ये मैं क्लियर नहीं कर सकता। exactly. मगर डेथ रेशो बहुत ज्यादा था। डेथ रेशो था। अगर इतनी हो रही है, क्यों हो रही है? कुछ तो था, कुछ रीजन था। मैं मतलब इस बात का वो नहीं हूं, मतलब कि भाई विशेषज्ञ नहीं हूं इस चीज का कि मैं बता पाऊं, लेकिन इतना था कि मैं ये सोच हमारी जरूर है कि डेथ तो हो रही है, वो डेथ क्यों हो रही है? वो तो सच था, इसलिए कोरोना था। आज भगवान की दया से हम बचे हुए हैं। बिल्कुल। आज फिर भी संभल के चलते हैं। बिल्कुल। तो सर, जर्नलिज्म और पर्सनल लाइफ आप मतलब बैलेंस कैसे करते हैं? मतलब बहुत ज़्यादा आपको वर्किंग आवर्स देने पड़ते होंगे इसमें, फैमिली बैकग्राउंड ठीक है उधर से था, बट अभी फैमिली को कैसे आप मेंटेन कर रहे हैं, बैलेंस कैसे कर रहे हैं लाइफ को? देखो, ईमानदारी से कहूँ तो मैं मेंटेन नहीं कर पा रहा। इसमें मुझे सहयोग मिला मेरी वाइफ का, मैं उसका धन्यवादी हूँ। यदि वो मेरा सहयोग ना देती तो मैं यहाँ तक ना पहुँच पाता। बिल्कुल। अब आप ये समझ लीजिए कि सुबह 7 बजे से लेकर के अगले दिन सुबह 3 बजे तक का काम करना हो, जो मैंने किया, और मेरे लाइफ के गोल्डन पीरियड जिसमें 25 साल से 35 से 40 साल की उम्र में जो आदमी इस उम्र में मतलब इस टाइम तक काम कर रहा हो, उसकी फैमिली की हालात कैसे होंगे आप सोच सकते हो, शायद अंदाजा लगा सकते हो। लेकिन फिर भी मुझे अपने घर का सहयोग मिला जिस कारण से मैंने काम किया। सर, आप इस काम को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं या सिर्फ एक पैसा कमाने के लिए या घर चलाने के लिए? देखो, जहाँ तक पैसे की बात है, मेरे इष्ट जानते हैं, जो मुझे पर्सनल जानते हैं वो लोग जानते हैं, मैंने पैसे को कभी तवज्जो नहीं दी। सर, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आपको ना बहुत सारे अवार्ड फंक्शंस में बुलाया जाता है, सम्मानित किया जाता है। देखिए, उसके लिए मैं आभारी हूँ उन सबका जिन्होंने इस लायक समझा कि
सर कोई एक अवार्ड जो बहुत आपके दिल के करीब हो, मतलब वो इम्पोर्टेंट हो या कुछ ऐसा अभी भी याद हो? याद नहीं होंगे मुझे पता है, बहुत सारे अवार्ड हैं ऐसे, बट कोई एक दो खास ऐसा। देखो, अवार्ड्स को एक दो की तुलना करना, मैं समझता हूँ जिन्होंने अवार्ड्स दिए हैं वो उनके साथ नाइंसाफी होगी। जितने याद है उतने बता दो। मेरे सभी जिन संस्थाओं ने मुझे सम्मानित किया उन सबका हृदय से धन्यवाद। जिनमें मैं समझता हूँ सीएम अवार्ड है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दिया गया, नगर परिषद की तरफ से कई बार सम्मानित हो चुका हूँ। सर नगर परिषद अम्बाला? नगर परिषद अम्बाला छावनी। उसके अलावा महिलाओं की संस्था अक्षय मानवी जी से बहुत बार मैं सम्मानित हो चुका हूँ जी। एक संघर्ष वाहिनी है जी वो मुझे सम्मानित कर चुकी है जी पॉलिटिकल जो राजनीतिक दल है जी वो कई सम्मानित कर चुके हैं जी। भले ही वो कांग्रेस हो बीजेपी हो, मेरे लिए सारे बराबर सर हैं। बैकग्राउंड कांग्रेस से रहा था, लेकिन अभी दोनों समान है आपके? देखिए मेरे लिए समान है अभी अभी हाँ। बैलेंस्ड है उसका एक कारण भी बता दूं आपको जी। उसका कारण मुझे ये लगता है कि जो पहले कांग्रेस में थे बीजेपी में है, एग्जैक्टली। बीजेपी से कुछ लोक दल में है बिल्कुल बिल्कुल। या दूसरी पार्टी, तो एक ही परिवार है वो सारा, एक ही परिवार। हाँ। तो इसलिए मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। मतलब सिर्फ थोड़ा बहुत एक पार्टी का नाम बदल जाता है, अदरवाइज आदमी वही है। मेरे लिए सारे बराबर है। बिल्कुल। तो सर आगे के क्या प्लान्स हैं, मतलब आगे कुछ प्लान्स हो, कुछ विजन हो कि अभी ऐसा समाज के लिए हो, सोशल के लिए हो, पॉलिटिकल हो, कुछ भी? देखिए मैं जिस परिवार से रहा हूँ वो परिवार सोशली हमेशा ही एक्टिव रहा है, चाहे वो मेरे स्वर्गीय दादाजी हों जी, मेरे पिताजी हों, मेरे चाचा हों जी। तो इसलिए सोशली एक्टिव तो मैं हमेशा रहूँगा। जब तक तन में जान है, प्राण है, ठीक है, मैं सोशली एक्टिव रहूँगा। ठीक है। कोशिश होगी मेरी कि हम अपने समाज के लिए आर्थिक रूप से कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम शारीरिक रूप से तो करें, बिल्कुल, मौखिक रूप से तो करें, बिल्कुल, और यदि किसी की सहायता की जा सकती है तो करनी चाहिए। बिल्कुल। जैसे मैं मतलब कोरोना काल में आपको बात करूं, जी, हम लोगों में आदत है कि हम एक परिवार, कोई भी परिवार है हमारा, तो साल 1.5 साल का राशन हम इकट्ठा करके घर में रख लेते हैं। हाँ जी। गेहूं आई तो 1.5 साल की गेहूं रख ली, जी जी जी। धान आई तो धान रख ली। ऐसे ये ही। हमारा सिस्टम है, पारिवारिक सिस्टम पुराना चला हुआ है। जब कोरोना आया किसी को नहीं पता था कि कितने दिन का जी, ब्लॉकेज होगी। हाँ जी। कोरोना के टाइम हमें पता चला कि बहुत से परिवार ऐसे हैं जो टोटली हैंड टू माउथ हैं, हर रोज कुआं खोदना, हर रोज पानी पीने वाले बहुत हैं। लेबर तबका बहुत था ऐसा जी। और खाली लेबर ही नहीं, बहुत से तबके ऐसे थे, बहुत से लोग ऐसे थे जो अच्छे खाते भी थे घर के, लेकिन राशन नहीं है। राशन नहीं था, अगर है तो खरीदने के पैसे नहीं है। बिल्कुल, दुकानें खुली थी लेकिन खरीदने के पैसे नहीं थे। बिल्कुल। तो ऐसे परिवार मैंने अपने संपर्क से अपने आसपास के इलाके में पता किए। 55 परिवार अच्छा। ऐसे थे जिनमें रिक्शा वाले, रेडी सब्जी वाले और बिहारी लेबर बिल्कुल जो थे, वो परिवार थे जिनके पास कुछ खाने का नहीं था। तो मैंने अपने पड़ोस में एक चक्की वाले से बात की। ठीक है। उसको कहा भैया मेरे पास गेहूं पड़ी है, गेहूं ले ले और मुझे आटा दे दे। दुकानदार से बात की कि भैया मुझे तेल दे दे, अपनी जो पेमेंट है ले ले, बाकी थोड़ी बहुत मैं फिर दे दूंगा तेरे को। इस तरह करके मुझे सहयोग भी मिला और मैंने एक 25-25 केजी की थैलियां बना करके एक औसतन फैमिली के लिए, जिसमें मसाले, दाल, हाँ ये, और वो मैंने मोटरसाइकिल पे जाकर के सर्व करना शुरू किया। अकेले की आपने? अकेले। ठीक है। उसका कारण ये था कि उस वक्त बाहर निकलना अलाउड नहीं था, किसी का भी अलाउड नहीं था निकलना। हम क्योंकि पत्रकार थे तो हमें सब कोई जानता था। बिल्कुल। तो हमें किसी ने नहीं रोका। बिल्कुल। हम सेवा करते रहे, खबरों का काम भी करते रहे और साथ में ये सामाजिक काम भी करते रहे। ऐसे भी आपने बैलेंस किया है? हाँ, ऐसे भी बैलेंस किया। ठीक है। तो सर आगे का क्या है, फ्यूचर क्या देख रहे हैं अभी आप? देखिए पत्रकारिता कभी खत्म तो होती नहीं। बिल्कुल। जो एक बार पत्रकार बन गया वो पत्रकार रहेगा, उसके नाम के पीछे पट्टी लग जाती है। बिल्कुल। लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं पत्रकारिता के साथ साथ समाज के लिए कुछ करता रहूं,
इसीलिए आज मैं सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा पंजाब जी जो पूरे उत्तर भारत को जी में सनातन धर्म संस्थाओं को संचालित करती हाँ जी है, हाँ जी उसका प्रचार सचिव हूँ ठीक है वर्तमान में। और ब्राह्मण संगठनों से जुड़ा हूँ, जी ब्राह्मण संगठन का प्रेस सचिव हूँ, जी और भी कई सामाजिक संस्थाएं हैं हाँ जी जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ और अपनी जो सेवाएं दे पा रहा हूँ वो देने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ तक रही मेरे परिवार की बात, मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं। पहले टेंशन थी, जी तब मैं थोड़ा बहुत सोच भी लेता था कि यार बहुत थोड़ा पैसा कमाना है, थोड़ी और मेहनत कर लो, थोड़ी और मेहनत कर लो। अब मेरा बेटा विदेश चला गया है, ठीक है तो सोच ये है कि मेरा बच्चा अब सेटल हो जाएगा। बेटी है वो अपनी हायर स्टडी के लिए ठीक है आगे गई है, वो वहाँ काम कर रही है, पढ़ रही है और साथ साथ ऑनलाइन जॉब भी कर रही है। ठीक है तो परिवार बच्चों की तरफ से तो मैं निश्चिंत हूँ। बिल्कुल। अब समाज की मैं कितना काम कर सकता हूँ, कितना अब आपके पास टाइम है कि अब मेरे पास पूरा टाइम है और जिसमें मेरी पत्नी मेरी पूरी सहयोगी है। बिना उसके सहयोग के मैं नहीं कर पाऊंगा, वो मेरी पूरी सहयोगी है और उसी के सहयोग से मैं काम कर पा रहा हूँ। तो सर बच्चों के लिए क्या मैसेज है, यंगस्टर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? देखो, यंगस्टर्स के लिए मेरा एक छोटा सा संदेश है। अगर आप इसको छोटा समझेंगे तो छोटा है और बड़ा समझेंगे तो बहुत बड़ा है। मैं जब युवा अवस्था में था, एनसीसी के दौरान मैंने कई बार रक्तदान किया, एनएसएस में किया। उसके बाद वॉलंटरी मैं जा कर के ब्लड डोनेट करता रहा। सन 2012 में मुझे शुगर का अटैक आया है, तब से मैं ब्लड डोनेट नहीं कर पा रहा, उसके लिए मुझे दुख है। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप ब्लड डोनेट जरूर करें, अधिक से अधिक करें। सबसे पहला तो ये। दूसरा ये कि आज निरंतर हर आदमी अपने आप को प्रोफेशनल बनाता जा रहा है। नौकरी के क्षेत्र में बड़ा टेंशन में है कि मेरी नौकरी कैसे बनेगी, किस तरह से बनेगी। वो दिल लगा के अपनी मेहनत करें, दिल लगा करके। उनके लिए जॉब है। अब जैसे आप ही का ले लीजिए, एनिमेशन का है। एनिमेशन आने वाले कल का सबसे बड़ा जॉब देने वाला क्षेत्र होगा, ये आप मुझसे लिख के ले लीजिए। एवीजीसी सेक्टर से। हाँ, अभी मोदी जी ने भी इसकी वो की है। हाँ जी। तो इसलिए जॉब की कमी नहीं होगी, आदमी की मेहनत करने वाले की कमी है, आर्टिस्ट की कमी है सर, आर्ट की कमी है। तो लोग आए और जॉब के क्षेत्र में ढूंढें कहाँ कहाँ हमारे लिए है, तो जॉब मिलेगी। मेहनत करो, दिल से अपने बड़ों का सम्मान करो, दिल से पर्यावरण को बचाओ, पेड़ लगाओ। मैं भी अपने परिवार के साथ ही अभी पिछले हफ्ता ही मैंने अभियान चलाया था, काफी पेड़ लगाए। तो आपसे भी प्रार्थना है, पर्यावरण की तरफ से जितना आप लोग फिजिकली कर सकते हो, इकोनॉमिकली कर सकते हो, एक दूसरे की मदद करो। यही है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। धन्यवाद आप सबका। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मुझे भी। और जो आपने वो सुभाष चंद्र बोस जी वाला बताया, तो उसको तो सुन के रोंगटे ही खड़े हो गए थे हमारे। देखिए, वो मेरी एक जीवन की कमाई है। वो मैं समझ सकता हूँ, वो हर किसी के बस की बात नहीं है उस कमाई तक पहुंचना, और मुझे सौभाग्य मिला उसका कि मैं, मतलब हम लोग उसको इंटरनेट पे सर्च करते थे जी, लेकिन लेकिन मैंने पहली बार एक कहते हैं कि सबूत मतलब आपने दी। ठीक है जी। और ये भी अच्छा लगा कि वो अम्बाला में ही थे उस समय। उनका एरिया जो है ना यही रहा, जीरकपुर के साइड का बसोली गांव है वहाँ, और हंडेसरा और आसपास के गांव जो हैं, तो वो रहे। ठीक है सर, फिर बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, और फिर मिलेंगे। तो ये थे देवदत्त सर, जिन्होंने जर्नलिज्म में और सोशल वेलफेयर में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, और ये आगे भी देते रहेंगे। तो मिलते हैं नए एपिसोड में किसी नई हस्ती के साथ। थैंक यू।